करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। समय जनवरी 1976। स्थान शिवाजी पार्क, दिल्ली। पिता हृदयाघात से आज ही गुजरे हैं। मैं अभी 6 साल का ही हूं। मां से जिद कर रहा हूं नए कपड़े पहनूंगा। इतने मेहमान जो आए हैं, मां सब माताओं की तरह महान है। नए कपड़े मुझे पहना देती है। मौसम बदले, इलाके बदले, स्कूल बदले, कॉलेज बदले, नहीं बदला तो सिर्फ निष्कलंक मन। मां के आंचल से बंधे अगले बहुत से साल तेजी से बीत गए। करीबी है पर कोई माने तब ना। पढ़ाई, ट्यूशन पढ़ाना, क्रिकेट, दोस्त, कॉमिक्स, उपन्यास, कभी कभी 2 व्यावसायिक डिग्री परीक्षाओं के मध्य छोटी सी नौकरी। कठिन दिन थे पर बीतते गए। करीब 20 साल से ज्यादा का समय संघर्ष में बीत गया। वित्तीय क्षेत्र में मेरी व्यावसायिक डिग्री पूरी हुई। वो दिन मां और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था। दोनों रोते रहे खुशी के आंसू। समय 1999। स्थान दिल्ली और आसपास। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। प्यार हवा में था। अब तक के 28 साल में महिला मित्रों से एक अनकही दूरी थी। बीच में कौन था? कठिन व्यावसायिक डिग्री और देश की बेरोजगारी की समस्या। वो 90 का दशक था। ग्लोबलाइजेशन तकनीकी भाषा में हुआ था, पर धरातल पर बेरोजगारी अपने चरम पर थी। रही सही कसर आरक्षण आंदोलन ने पूरी कर दी थी। ऐसे में हम जैसों के लिए प्यार विलासिता था, पर कभी कभी ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत हो जाता था। ऐसी एक छोटी सी विलासिता से मैं बाहर निकला था। सुंदर, सीधी, मैथ्स ऑनर्स करने वाली लड़की, लगभग मेरी ही तरह अपने काम से काम रखने वाली। पर क्योंकि वो भी मेरी ही तरह थी तो उसे भी ये विलासिता ही लगा। शुरू होते ही दोनों का दिल टूट गया। अच्छे बच्चों की तरह हम दोनों अपने अपने संघर्ष में वापस चले गए। दिल दोनों का टूटा था पर दोस्ती कायम रही। नई सदी के कगार पर खड़े 1990 के दशक में प्यार का कोई अवसर ही नहीं था। परंतु बांग्ला उत्कर्ष साहित्य पढ़कर और ओम प्रकाश शर्मा जी के सामाजिक उपन्यास पढ़कर मैं एक आदर्श रूप में 21वीं सदी में प्रवेश करने की जरूरत करना चाहता था। अवसर दिया प्रभा ने। प्रभा का भाई एक दिन चलती फिरती लाइब्रेरी में मिला। यह सरकारी लाइब्रेरी एक बस में बनी होती थी, जो निश्चित दिन और निश्चित समय पर आपके क्षेत्र में आती थी। कुछ मेल ना होते हुए भी हम आपस में मित्र बन गए। एक दूसरे के घर आना जाना हो गया। प्रभा को पहली बार उसके भाई राघव के घर ही देखा। सामान्य सी भेंट थी। प्रभा ने दरवाजा खोला। मैंने कहा राघव? उसने कहा अभी बाहर गए हैं, और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। राघव तब तक मेरा परम मित्र बन चुका था। 1999 की जनवरी में ही राघव ने हमें अपने गांव निमंत्रित किया, अपनी सगाई पर, जो आगे चलकर उसकी बर्बादी का आधार बनी। पर मेरी दुनिया आबाद कर गई। राघव, तुम्हारा आज भी मैं अत्यंत आभारी हूं। जब तक सांस है आभारी रहूंगा। मैंने उस शानदार जनवरी की सुबह गांव में कार से प्रवेश किया। अभी तो कार मेरी नहीं थी। अभी घर का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि प्रभा अपनी भाभी के साथ गांव के कच्चे रास्ते से आती दिखाई दी। जैसे सूरज की रोशनी दोगुनी हो गई। शरद चंद्र की नायिका साकार हो गई। साधारण सा गुलाबी सूट, गुलाबी सी काया, धवल दंत पंक्ति, उस पर स्वच्छ पावन मुस्कान। एक तेज था उसके चेहरे पर। मेरे दिल में एक चुभन हुई। सारी दुनिया चमकती हुई लगने लगी। लगा सब रास्ते यहां पर खत्म हो जाते हैं मेरे। उसने अपने घर का रास्ता बताया। मुझे अपनी जिंदगी का जैसे रास्ता मिल गया। मां बोली, कितनी अच्छी लड़की है। मैंने सुना पर मेरा ध्यान कहीं और था। सगाई उत्सव आरंभ हुआ। मैं कुर्सी पर बैठाया गया। नीचे दरी भी बिछी हुई थी। अपने काम निपटाकर प्रभा अपनी सहेली के साथ आई और नीचे दरी पर बैठने लगी। दरी काफी खराब हालत में थी। मैंने अपना रुमाल निकाल कर दिया नीचे बिछाने के लिए। मुस्कुराहट प्रभा ने शालीनता से मना कर दिया। मैं भी मुस्कुरा दिया। रुमाल वापस जेब में रख दिया। राघव के सगाई उत्सव के बाद हम दिल्ली वापस आ गए। शरीर का धड़कन वाला भाग उस दिन वहीं रह गया था। शायद 2 ही महीने बाद राघव का विवाह था, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। मैं खास दोस्तों में था उसके।
एक बस गई दिल्ली से शादी में, जिसमें सिर्फ कुछ खास दोस्त और पड़ोसी ही थे। लगभग आधी बस खाली थी। मैं अपने पसंदीदा ट्वीड के कोट और जींस में था। प्रभा से मुलाकात होनी थी, इसलिए उत्साहित था। वो शाम मेरे जीवन की यादगार शाम बन गई। प्रभा साड़ी में आई, नारंगी सिल्क की साड़ी और सफेद ब्लाउज। वही धवल दंत पंक्ति और निर्मल अनमोल मुस्कान, सादगी की मिसाल। प्रभा के साथ उसकी सहेली माया थी, उसी की तरह निर्मल परंतु श्याम सुंदर। दोनों को साथ देखो तो शीतलता का एहसास हो। सूर्य और चंद्र की अद्भुत जोड़ी। विवाह का आयोजन था तो अत्यंत सादा, पर पहली बार उसने श्रृंगार किया था। उम्र और अवसर था तो दोनों सहेलियां थोड़ी चुलबुली भी थीं। आज के दिन मेरे बारे में भी छुप छुप कर इशारे हो रहे थे, पर मुझे आज तक उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि क्या। हम तीनों थोड़े घुल मिल गए, बातचीत की और एक जगह बैठ गए। अब मुझे प्रभा के व्यक्तित्व को जानने का अवसर मिला। वह संस्कृत भाषा में स्नातक थी। उसे अपनी संस्कृति पसंद थी। उसको सादी जीवन शैली पसंद थी। उसका पूरा व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व के समान ही था। बातचीत लंबी होती गई और बातचीत के दौरान कई बार मुझे उसकी कही बातें चौंका दे रही थी। मेरी तरह उसे भी सिर्फ मानवीयता के बारे में सोचना पसंद था। भौतिक वस्तुओं में उसकी मेरी तरह कोई रुचि नहीं थी। मैं उसके व्यक्तित्व को बहुत जल्दी और पूर्णता से समझ पा रहा था। मेरे और उसके विचार बौद्धिकता की तरफ ही अग्रसर हो रहे थे। सच्चाई ये थी कि जैसा मेरा अनुमान था, उसके व्यक्तित्व के बारे में उसका व्यक्तित्व उससे कहीं अधिक ज्ञान से परिपूर्ण, सौम्य और समृद्ध था। प्रभा एक ऐसा हीरा थी जिसे पहचानने के लिए जौहरी होने की भी जरूरत नहीं थी। बात करने का उसका एक विशिष्ट अंदाज था। उसकी बातों में एक ठहराव था। चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो ज्ञान से निकलता है। कम से कम शब्दों में वो गहरी बात आसानी से कह जाती थी। मैं उसके व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसकी शुद्ध आत्मा की झलक मुझे दिखाई दे गई। विवाह में माया ने कई बार इशारा किया कि मैं राघव का अच्छा दोस्त होने के नाते दूल्हे की घोड़ी के आगे थोड़ा नाचूं, पर मुझे नाचना नहीं आता था। मैंने साफ मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि प्रभा नाचने में खुद भी निपट अनाड़ी है। बाद में पता चला। रात के खाने पर मैं माया और प्रभा के साथ एक टेबल पर बैठा। मैं अपने अनुभव से यह बात जानता था कि गांव में ऐसा चलन नहीं होता। मैं लगभग अनजान ही था उस परिवार के लिए और प्रभा के लिए, पर ऐसा लग रहा था प्रभा के निर्णय पर सभी सरलता से हामी भर लेते होंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि प्रभा को भी मेरा साथ पसंद आ रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता थी इस बात से कि प्रभा को अपनी सही गलत निर्णय पर पूरा नियंत्रण था। हम तीनों जब खाना खा रहे थे तो राघव स्वयं एक फोटोग्राफर को वहां ले आया और उसने हम तीनों का खाना खाते हुए फोटो लिया। वो चित्र न सिर्फ मेरी अलमारी में आज तक सुरक्षित है, बल्कि मेरे दिल में भी आज तक छुपा हुआ है। रात को बस चलने का समय हुआ तो मुझे समझ आया कि मैं क्या छोड़कर दिल्ली जाने वाला हूं। विदाई के समय प्रभा अपने बड़े भाई के साथ खड़ी थी। बस में वापस दिल्ली जाने वाले बारातियों में मेरे अलावा उनके और भी परिचित थे। उन सबको औपचारिक रूप से विदा किया जा रहा था। मैं उसे ध्यान से देखने लगा। गोरा गेहुआ रंग, साफ चमकती गर्दन, कान में चमकती सोने की साधारण सी बाली, सफेद ब्लाउज, गले में साधारण सी सोने की माला। एक कड़ा याद है जो बहुत बड़े आकार का था और गोरी कलाई पर बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कोई देव कन्या है। अगर मैं इसको खो दूं तो जिंदगी खो जाएगी। मेरा सोचना बिल्कुल सही था। मैंने अपनी जिंदगी को पा लिया था। जीने की राह अब मिल गई थी। जब विदा लेकर मैं बस में वापस बैठा तो घर पहुंचने की जल्दी थी। मां से प्रभा के बारे में बात जो करनी थी। मैं अब विवाह करना चाहता था। कल तक विवाह का अभी कोई इरादा नहीं था, आज अचानक था। मुझे वैसे अपने विवाह की कोई जल्दी नहीं थी, परंतु इस बात की अधिक चिंता थी कि कहीं मैं प्रभा को अपने जीवन में लाने में कोई विलंब न कर दूं। पर इससे पहले मुझे अपने मित्र राघव की अनुमति लेनी थी और उसके बाद प्रभा से उसकी मर्जी पूछनी थी। बहुत काम था। अगली सुबह सबसे पहले मैं राघव के घर पहुंचा दिल्ली में। वह हैरान परेशान बैठा था। कल ही उसका विवाह हुआ था। सुबह डोली लेकर आया था। आंखों में नींद भरी थी। मुझे देखकर राघव थोड़ा प्रसन्न हुआ और थोड़ा आश्चर्यचकित। मैंने सीधा कहा, मुझे प्रभा से विवाह करना है। उसे समझने में कुछ समय लगा, कुछ पल बीते, फिर वो मुस्कुराने लगा। ट्यूबलाइट जल गई। बोला, सर जी मोस्ट वेलकम। मैंने कहा, पहले प्रभा से मुझे पूछना है। उसने कहा, ठीक है।
मैं प्रभा को गांव से बुला लेता हूं। उसे वैसा ही छोड़कर मैं वापस आ गया। मुझे विश्वास था कि आगे का काम वो कर लेगा। कुछ दिन बहुत व्यग्रता से व्यतीत हुए, न दिन को चैन न रात को आराम। क्या इस प्रेम कहानी का सही आगाज हो पाएगा? मैं सोचने लगा कि आज तक इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ किसी के बारे में सोचकर। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, हर जगह मेरी मुलाकात कई लड़कियों से हुई। आकर्षण भी 2-4 दफा हुआ ही, दोनों तरफ से हुआ, परंतु इतनी शांति और इतनी व्यग्रता कदाचित कभी एक साथ महसूस न की थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि प्रभा नहीं तो कोई नहीं। मैं उसकी छवि को अपने मस्तिष्क से हटा ही नहीं पा रहा था। उसका शांत व्यवहार, स्मित मुस्कान, चमकता हुआ चेहरा, शालीन पहनावा, इन सब के अलावा एक दैवीय तेज था जो उसकी काया से निकलता था। उसके जीवन के बारे में विचार कितने स्पष्ट और मानवीय थे। सवाल उठता है कि एक स्त्री की समाज में क्या और कितनी भूमिका है। उत्तर सीधा नहीं है, इसको परत दर परत समझना चाहिए। समाज के सिर्फ 2 ही मुख्य घटक हैं, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री आधा समाज तो स्वयं ही है। परंतु बात यहीं तक नहीं है, आगे भी है। स्त्री के शरीर में एक बालक को 9 महीने तक रखने और विकसित करने की क्षमता है। यह पुरुष के शरीर में नहीं है। स्त्री के शरीर की क्षमता के अलावा उसके मन की क्षमताएं तो इससे भी अधिक विशाल हैं। स्त्री अपनी संतान के लिए सब कुछ सह सकती है, मानसिक पीड़ा भी और शारीरिक पीड़ा भी। वह इस बालक के हृदय में मानवीय गुण और कोमल भाव भरती है। पूरे परिवार की अगर कोई धुरी है तो वह मां है। स्त्री का ही एक रूप है। उधर अपने स्वयं के माता पिता के लिए एक स्त्री देवी का वरदान है, दूध की तरह पवित्र। अपने पति या प्रेमी के लिए वह एक शक्ति है, उस पुरुष की उन्नति की प्रेरणा, उसकी समृद्धि का मार्ग, उसकी शक्तियों को एकत्रित करके उसके लक्ष्य की तरफ बढ़ने का मार्ग। परंतु बात यहीं तक नहीं है। स्त्री स्वयं में एक पृथक वेग है। वह नदी की तरफ बहती रहती है और जाने कितने प्राणियों को तृप्त करती है अपनी पावन जल राशि से। स्त्री को पुरुष बनने की इच्छा नहीं होती। वह जानती है कि वह पुरुष से अधिक शक्तिशाली है, परंतु स्त्री कभी ऐसा प्रकट कर झूठा गर्व नहीं करती। वह जरूरत पड़ने पर अपने आप को साबित करती है। पुरुष को पुरुषार्थ सिखाने की पाठशाला है स्त्री। प्रकृति का एक अभिन्न अंग है स्त्री। प्रभा भी एक ऐसी ही शक्ति थी। आखिर वो दिन आया। मैं, प्रभा और राघव पीतमपुरा के एक नए खुले आधुनिक रेस्तरां में बैठे थे। मैं अपनी RX 100 यामाहा पर आया था। राघव प्रभा को लेकर कावासाकी बजाज KB 100 पर। टेबल पर बैठकर राघव थोड़ी देर हमें बातें करने का मौका देकर चला गया। इस तरह की परिस्थिति में हम दोनों पहली बार थे। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था, कहां से बातें शुरू करें। बात मुझे ही आरंभ करनी थी। थोड़ी औपचारिक तौर पर बात शुरू की, परंतु थोड़ी देर बाद ही हम खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। मुझे प्रभा को अपने सामने बैठे देखना अत्यंत आनंददायक और शांतिदायक लग रहा था। मैं चाहता था हम ऐसे ही उम्र भर बैठे रहें। फिर अचानक मुझे लगा राघव अब कभी भी प्रभा को लेने वापस आ सकता है। अगर मैंने प्रभा को अपना प्रस्ताव नहीं बताया तो फिर कुछ हफ्ते और व्यर्थ हो जाएंगे। प्रभा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो। समय बचाने के लिए मेरे पास सीधा बोलने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था। प्रभा ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या मेरी किस्मत खुलेगी? प्रभा ने दृष्टि झुकाए मुस्कुरा कर कहा, राघव भैया जो कहेंगे। मैं तब समझ नहीं पाया कि देव कन्याएं किस प्रकार अपनी मर्यादा में रहकर सब कुछ कह जाती हैं। मैं कुछ और कहता इससे पहले राघव वापस आ गया। हो गई बातें तुम्हारी? वो हंसकर बोला। हम दोनों मुस्कुरा दिए। मैं संतुष्ट था, अपने दिल की बात प्रभा को बता पाया। शीघ्र ही एक अवसर देखकर मैंने मां से बात की। मां ने सुना, इनकार कर दिया। मुझे पता था मां को राघव की सगाई में प्रभा पसंद आई थी। फिर मां क्यों इनकार कर रही थी आज? मैंने मां को दोबारा संतुष्ट करने का प्रयास किया। मां, मुझे पूरा भरोसा है, वह आपको पूरा सम्मान और सुख देगी, मैंने कहा। मां ने दूसरी बार मना कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मां क्यों इस रिश्ते को हां नहीं कर रही है। मैं दिलफेक इंसान कभी नहीं था। पहली बार ही मां को अपनी पसंद बताई थी। प्रभा हमारी जाति से थी। जात पात की संकीर्णता का भी भाग्य से कोई मसला नहीं था, परंतु मैं मां को दुखी नहीं करना चाहता था। ठीक है, मेरे अनुसार तो प्रभा हमारे घर के लिए अति उत्तम है, पर आपको नहीं स्वीकार
तो मैं जिद नहीं करूंगा, टूटे दिल से मैंने कहा। मैं पहली बार जी भर के रोया बाहर जाकर। प्रभा में ऐसा कुछ था जो कह रहा था कि वो अनमोल है। उसको खोना पारस पत्थर को खोने के जैसा है। मेरे मन को भी पता था कि यह वो साथी है जो 7 जन्म के लिए किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं अपनी बाइक पर साउथ दिल्ली अपनी नौकरी पर रोता हुआ जाता। हेलमेट सड़क के साथियों से मेरे आंसू छिपा लेता। दफ्तर का काम चुपचाप पूरा करता, रोते हुए वापस ऐसे ही आता। माँ को मैं दुखी नहीं करना चाहता था। माँ के सामने सामान्य व्यवहार करता, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ का मैं सम्मान करता था। उन्होंने अपनी 32 साल की उम्र में अपने पति को खो दिया था। मुझे, बड़ी बहन और बड़े भाई को अच्छे से संभाला था। उन सारी समस्याओं का सामना किया था जो ऐसी परिस्थितियों में सामने आती ही हैं। बड़े भाई को पिताजी के सरकारी दफ्तर में नौकरी दिलाने के लिए वो दर दर भटकी। उसे अपनी नौकरी दे दी जो उन्हें उस दफ्तर में मिल सकती थी। बड़ी बहन को पढ़ाया, उसका अच्छी जगह विवाह किया था। मुझे भरपूर प्यार दिया, पढ़ाया, कुछ ज्यादा ही पढ़ाया। ऐसी माँ का मैं दिल कैसे दुखा सकता था? नहीं, प्रभा के लिए भी नहीं। पर प्रभा के बिना मैं कैसे जी सकता था? कुछ समाधान ढूंढना ही पड़ेगा, मैंने अपने आप से कहा। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग। जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग।